विश्व के महानतम प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले महात्मा गांधी, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के सफल प्रयोग से भारत को ब्रिटेन से स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इस वीडियो में हम भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी की पृष्ठभूमि एवं उनसे जुड़े आधुनिक भारतीय इतिहास के इंपॉर्टेंट इवेंट्स तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के योगदान के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करेंगे, जिनसे एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी, जिनका उपनाम कबा गांधी भी था, वो पोरबंदर, वांकानेर एवं राजकोट राज्यों के दीवान थे। ये तीनों गुजरात में पड़ते। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी का अल्पायु मात्र 13 वर्ष की आयु में ही 1883 में कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हो गया था। महात्मा गांधी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई थी और उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा एल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से प्राप्त की थी। श्यामलदास आर्ट कॉलेज भावनगर में जनवरी से जून 1888 तक उन्होंने पढ़ाई की और द इनर टेम्पल यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से लॉ की पढ़ाई पूरी की, जिसे उस वक्त बैरिस्ट्री कहते थे। उनके प्रमुख शिष्यों में मैडलिन स्लैड, जो इंग्लैंड में पैदा हुई थी, और गांधी द्वारा उनको दिया गया नाम मीराबेन था, वो उनके प्रमुख शिष्य थी। 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में गांधी जी एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे को लड़ने के लिए डरबन, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, वहां गए थे। उसके बाद वे डरबन से प्रिटोरिया गए। रास्ते में ट्रेन के फर्स्ट क्लास का पास होते हुए भी उन्हें जनरल बॉगी में जाने को कहा गया, जिसको रेसिस्ट करने पर उन्हें पीटरमारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फेंका गया था। गांधी जी ने वहां पर नस्लों के भेदभाव की समस्या को गंभीरता से लेते हुए दक्षिण अफ्रीका में ठहरने का मन बनाया। गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में 22 अगस्त 1894 ईस्वी में की थी और गांधी जी इसके ऑनररी सेक्रेटरी थे और अब्दुल्ला हाजी आदम झावेरी, जिनका नाम दादा अब्दुल्ला भी था, वो इसके प्रेसिडेंट थे। गांधी जी को त्याग की भावना गीता से प्राप्त हुई और उनके जीवन में थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया। महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट पढ़ी थी। गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी, जिसका टाइटल है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, उसमें लिखा है कि अनटू दिस लास्ट ने उनके जीवन को बदल दिया। पुस्तक का संदेश था, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। द गुड ऑफ द इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन द गुड ऑफ ऑल। इसके आधार पर गांधी ने सर्वोदय मतलब द वेलफेयर ऑफ ऑल की बात की। रस्किन से गांधी जी ने फिजिकल लेबर का आदर भी करना सीखा, मतलब शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा। गांधी जी को थोरो से सिविल डिजोबीडियंस मतलब सविनय अवज्ञा और नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स मतलब कर बंदी की प्रेरणा मिली। टॉलस्टॉय के ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है से गांधी जी बहुत प्रभावित हुए और यह उनके जीवन में नॉन वायलेंस और नॉन कोऑपरेशन मतलब असहयोग और अहिंसा का बेसिस बना। उन्होंने 1910 में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की और वहीं रहने लगे। दक्षिण अफ्रीका के आंदोलन के दौरान कई बार गांधी जी जेल भी गए। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम वर्ष 1901 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था, जिसके अध्यक्ष दिनशा वाचा थे। गांधी जी ने वर्ष 1901 में बॉम्बे में अपने लॉ ऑफिस की स्थापना भी की। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध, जब डचों और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हो रहा था, उसमें बोअरों की रक्षा के लिए उन्होंने इंडियन मेडिकल कॉर्प्स की स्थापना की और इसके द्वारा एम्बुलेंस सर्विसेज प्रदान की गई। इसके योगदान के लिए लॉर्ड हार्डिंग ने गांधी जी को 1915 में केसर-ए-हिंद से सम्मानित भी किया, जिसे जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में गांधी जी ने वापस लौटा दिया था। 1903 में दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक न्यूज़पेपर निकाला, जो कि गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में अपनी लॉ फर्म की स्थापना की। वहां वे 1910 तक रहे और इस लॉ फर्म में गांधी जी ने ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल्स को लागू किया। महात्मा गांधी ने फिनिक्स सेटलमेंट डरबन, दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1904 में एक आश्रम स्थापित किया, जिसे फिनिक्स आश्रम कहते हैं। ये महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोल दिया गया है और दक्षिण अफ्रीका सरकार ने गांधी जयंती पर 2020 में डरबन में फिनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया। कार्ल मार्क्स की तरह गांधी जी को भी दार्शनिक अराजकतावादी कहा गया, मतलब फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट।
वे अन्याय और अत्याचार के विरोधी थे और समाजवादी भी थे। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक देखने को मिलती है। गांधी जी आदर्श व्यवस्था में राज्य की सत्ता नहीं मानते थे, वो स्टेटलेस सोसाइटी की कल्पना करते थे। गांधी जी कहते थे कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूं जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा था कि मैं सच्चा समाजवादी हूं, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। सत्य और अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के डुअल प्रिंसिपल्स थे। महात्मा गांधी राजनीति को सोशल वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए जरूरी मानते थे। गांधी जी ने राजनीति के क्षेत्र में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स मतलब सत्ता के विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था। सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में किया, जब ट्रांसवाल कॉलोनी का 1906 का एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो विशेष रूप से एशियंस जिसमें भारतीय और चीनी शामिल थे, उनके बारे में कानूनों का विस्तार था। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक मेल सिटीजन्स को जो एशियन थे उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना था और जब भी उनसे डिमांड की जाए तो उनको पहचान के तौर पर अंगूठे का प्रिंटेड सर्टिफिकेट देना होता था। गांधी जी ने इसके खिलाफ सत्याग्रह या सामूहिक सविनय अवज्ञा का पहला प्रयोग 1906 में साउथ अफ्रीका में किया और सफल भी हुए। 1909 में उन्होंने हिंद स्वराज नामक बुक लिखी। स्वराज का मतलब गांधी जी के हिसाब से क्या था? स्वराज का मतलब था ग्राम पंचायतों को अपने गांव का प्रबंध और प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना। गांधी जी की अर्थनीति सभी तरह के शोषण का विरोध करती है और गांधी जी इसको दूर करने के लिए ऐसी प्रणाली कायम करना चाहते थे जिसमें व्यक्ति अपने मौलिक प्रयत्न के द्वारा श्रम और कार्य कर सके। इसके लिए वे स्वदेशी उद्योगों का रिवाइवल करना चाहते थे ताकि लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके और वो भूख से पीड़ित न हो। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब कुटीर उद्योग जैसे गुड़ बनाना, घास कूटना, तेल पेड़ना, कागज बनाना, चमड़े का काम आदि पर जोर दिया। गांधी जी का मानना था कि गरीबों और शोषितों का आर्थिक और सामाजिक सुधार करने में इससे मदद मिलेगी। भारत में नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी ने किया था। गांधी जी औद्योगिकीकरण और मशीनीकरण के विरोधी थे। कुटीर और ग्रामीण उद्योगों का समर्थन करने के साथ साथ ग्राम को अर्थव्यवस्था की आधारभूत इकाई मानते थे गांधी जी। गांधीयन इनोवेशन जो है मतलब गांधी जी का नवाचार, उसका मतलब होता है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। गांधी जी श्रम को मतलब लेबर को असाधारण महत्व देते थे। वे कहते थे कि प्रत्येक से उसकी कैपेसिटी के अनुसार काम लेकर आवश्यकता अनुसार वेजेस दिए जाएं। गांधी जी ने फैमिली प्लानिंग मतलब परिवार नियोजन के लिए सर्वोत्तम उपाय आत्मनियंत्रण मतलब सेल्फ कंट्रोल बताया था। गांधी जी के अनुसार हिंसा का मोस्ट क्रूएल फॉर्म पॉवर्टी मतलब गरीबी है। गांधी जी ने सेवादन दक्षिण अफ्रीका में एक पारसी रुस्तम जी द्वारा खोले गए चैरिटेबल हॉस्पिटल में वॉलंटियर के रूप में अपनाया था। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे, जिस दिन प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के उनके संघर्षों और उनकी सफलताओं ने उन्हें भारत में अधिक लोकप्रिय बना दिया था। भारत आने पर उनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ, जिन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया। गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को कहा कि वह भारत में पहले साल खुले कान के साथ लेकिन मुंह बंद करके ऑब्जर्वर और स्टूडेंट की तरह जिए। साबरमती आश्रम। महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया और साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाने लगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 1916 में वसंत पंचमी के दिन को की गई थी। इस दिन महात्मा गांधी को बुलाया गया था और इसकी ओपनिंग सेरेमनी में जो फर्स्ट स्पीच महात्मा गांधी ने दी थी, उसके जरिए उन्होंने बता दिया कि वो भारत में कैसा समाज और कैसी राष्ट्रीयता चाहते। महात्मा गांधी के अनुसार पॉलिटिक्स यानी राजनीति जन कल्याण के लिए सक्रियता है। कुछ इंडियंस ने वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में गांधी जी को भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कह दिया था, क्योंकि उन्होंने इंडियंस को ये कहा था कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में सेना को ज्वाइन करें। गांधी जी के सत्याग्रह। सत्याग्रह एक नैतिक शक्ति है जिसका शाब्दिक अर्थ है सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना या सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। इसमें सत्याग्रही अपने ऊपर कष्ट झेलता है ताकि शत्रु का हृदय परिवर्तन हो जाए। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में उपवास मतलब फास्ट को गांधी जी मोस्ट इफेक्टिव टूल मानते थे और इसे ही अग्निबाण भी कहते थे। हड़ताल को उन्होंने सबसे अंतिम स्थान दिया है। अब कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं गांधी जी के सभी सत्याग्रह,
तो गांधी जी का जो सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन है वो है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। कई बार आपसे क्रोनोलॉजी भी मतलब ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है, तो मैं ऑर्डर में आपको सारा बताता चला जाऊंगा क्रोनोलॉजिकल इवेंट। आप प्लीज इसको ध्यान से सुने और याद भी कर लें। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन बिहार, जो किसानों का आंदोलन था, 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया पहला सिविल डिजोबीडियंस एक्सपेरिमेंट था भारत में। यह पहला सत्याग्रह है। दूसरा है आपका अहमदाबाद गुजरात मिल हड़ताल, जो टेक्सटाइल मिल का हड़ताल था, सत्याग्रह आंदोलन था और फरवरी 1918 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया। इसमें गांधी जी ने 15 मार्च 1918 को फर्स्ट हंगर स्ट्राइक रखा। तीसरा है आपका खेड़ा गुजरात का सत्याग्रह, जो किसान आंदोलन था और 22 मार्च 1918 को शुरू हुआ। चौथा है आपका असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से 1922। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 10 अप्रैल 1917। महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा किसानों की समस्या की जांच करने के लिए पंडित राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ में आकर राजी किया था और चंपारण समस्या में आचार्य जेबी कृपलानी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लोकल वकील थे रामनवमी प्रसाद और शंभू शरण वर्मा, महादेव देसाई, CF एंड्रयूज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजकिशोर प्रसाद, HS पोलाक, ये सभी शामिल थे। NG रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था और रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। पहले गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही दी थी। 19वीं सदी के शुरू में स्टेट मैनेजर्स जो थे, मतलब बागान के जो मालिक थे, उन्होंने चंपारण के किसानों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20 भाग में, मतलब 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा, जिसे 3 कट्ठिया पद्धति भी जाना जाता है, उस 3 कट्ठे में इंडिगो प्लांटेशन मतलब नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी टैक्सों की दर मनमानी ढंग से बागान मालिकों ने बढ़ा दी। किसानों के इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। मामले की जांच के लिए सरकार ने एक कमेटी गठित की जिसमें गांधी जी को भी मेंबर बनाया गया और चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष FG सलाई थे। उसके सदस्य थे DJ रीड, महात्मा गांधी, LC अदामी, राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह और G रैनी। एमियल टैनर इसके सेक्रेटरी थे और बागान मालिक अवैध वसूली का 25% वापस करने पर राजी हो गए थे। इस प्रकार गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह सफल रहा। गांधी जी ने लोगों की आर्थिक और शैक्षिक स्थितियों में सुधार के लिए 13 नवंबर 1917 को पूर्वी चंपारण में बरहरवा लखनसेव गांव में फर्स्ट बेसिक स्कूल की स्थापना बिहार में की। इसके बाद है अहमदाबाद गुजरात सत्याग्रह आंदोलन, फरवरी 1918 में शुरू हुआ गांधी जी के द्वारा। गांधी जी का पहला भूख हड़ताल 15 मार्च 1918 को टेक्सटाइल मिल के मजदूर को प्लेग बोनस नहीं मिला था, इसके लिए शुरू किया गया और आर्थिक न्याय दिलाने के लिए शुरू किया गया। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद में हस्तक्षेप करना था। गांधी जी ने मालिकों और मजदूरों को इस सारे मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंप देने पर राजी कर लिया, लेकिन बाद में मालिकों ने 20% बोनस देने की घोषणा की और इसे स्वीकार न करने पर मजदूरों को नौकरी से निकाल देने की धमकी। मालिकों के इस व्यवहार को गंभीरता से लिया गांधी जी ने और मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा। मजदूरों का उत्साह बढ़ाने के लिए और संघर्ष तेज करने के लिए इन्होंने खुद ही अनशन पर ये बैठ गए और इनके अनशन का मालिकों पर असर पड़ा और फाइनली 35% बोनस देने का फैसला सुनाया गया। तो इस तरीके से यह भी सफल रहा। इसके बाद है आपका तीसरा खेड़ा गुजरात का सत्याग्रह आंदोलन। यह किसानों का आंदोलन था, 22 मार्च 1918 को शुरू हुआ। 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसान की जो फसल थी वो नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान में मतलब करों में छूट नहीं दी और भू राजस्व मतलब रेवेन्यू की उगाही स्थगित नहीं की। इसी मुद्दे पर गांधी जी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह किया, यह भी सफल रहा। इसके बाद है रॉलेट एक्ट 1919, ऐसा कानून जिसमें अपराधी को सस्पिशन के बेसिस पर बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकते थे। इसको द एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919 भी कहा जाता है। इसमें राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट स्थापित किया गया और मुकदमे के फैसले के बाद कहीं अपील करने का अधिकार नहीं था। इसके मुकदमे में जजों को बिना ज्यूरी की सहायता से सुनवाई करने का अधिकार मिल गया था और सरकार को यह भी अधिकार मिल गया कि वह फोर्सफुली
प्रेस की फ्रीडम का अधिकार छीन ले और अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कभी भी जेल में डाल दे या देश निकाला देते। जालियांवाला बाग नरसंहार जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ है, ठीक है, वो क्यों हुआ है वो बात करते हैं। अपराधी को मुकदमा दर्ज करने वाले लोगों का नाम भी जानने का अधिकार नहीं था रॉलेट एक्ट में, और इसलिए रॉलेट एक्ट का जमकर विरोध हुआ था। अमृतसर के दो बड़े सामाजिक नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था प्रदर्शन की वजह से, विरोध प्रदर्शन की वजह से, और इस कारण अमृतसर पंजाब के लोगों में रोष फैल गया था। तो 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के त्योहार के दिन लोग अमृतसर में मंदिर के अंदर एकत्रित हुए, जिसके अंदर जनरल ओ डायर ने लोगों के ऊपर गोलियों की बारिश कर दी थी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल थे और इससे आहत होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध में नाइटहुड की टाइटल त्याग दी और गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी और शंकर राम नागर ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव से रिजाइन कर दिया। 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने सत्याग्रह को समाप्त कर दिया, क्योंकि सत्याग्रह में कहीं हिंसा की जगह गांधी जी के अनुसार नहीं थी। एपीजे टेलर जो हिस्ट्रियन भी थे, उन्होंने कहा कि जालियांवाला बाग जनसंहार एक ऐसा निर्णायक मोड़ था जब भारतीय ब्रिटिश शासन से अलग हो गए थे, और इससे बदला लेने के लिए 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने कैक्सटन हॉल लंदन में लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर, जो उस वक्त जनरल डायर थे जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय, उनकी हत्या कर दी और उन्हें 31 जुलाई 1940 को फांसी भी दे दी गई। इसके बाद हंटर आयोग का गठन हुआ 14 अक्टूबर 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू जो थे, उन्होंने डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, जिसे हंटर आयोग भी कहा गया, उसका गठन किया। इसका उद्देश्य था कि बॉम्बे, दिल्ली एवं पंजाब के उपद्रवों के कारणों की जांच और उनसे निपटने के उपाय बताना। जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1 अगस्त 1920 को शुरू कर दिया था। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक, जो आधुनिक भारत के निर्माता भी कहे जाते थे, उनका देहांत हो गया था। 4 सितंबर 1920 को कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में, विशेष अधिवेशन में, जिसमें अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, उनकी बैठक हुई और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया। जबकि कांग्रेस के नागपुर सेशन में, जिसमें अध्यक्ष थे सलेम विजय राघवाचार्य, इन्होंने दिसंबर 1920 में इस पर स्वीकृति दी। एनी बेसेंट ने असहयोग आंदोलन को मूर्खतापूर्ण विरोध कहा और जिन्ना ने इसी वक्त कांग्रेस छोड़ दिया। असहयोग आंदोलन में यह कहा गया कि जो लोग हैं वो ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग न करें। इसके साथ साथ ही खिलाफत आंदोलन जो 1919 से 1920 तक चला था, उसमें जिसे भारतीय मुसलमानों मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में शुरू किया गया था। इसमें मांग की गई थी कि तुर्की सुल्तान जो खलीफा थे, उसको तत्कालीन तुर्क साम्राज्य में मुस्लिम के पवित्र स्थान पर नियंत्रण रखे जाने का अधिकार मिले और जजीरत उल अरब मतलब अरब, सीरिया, इराक और फिलिस्तीन मुस्लिम संप्रभुता के तहत रहे और खलीफा को इस्लामी विश्वास की रक्षा के लिए पर्याप्त क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस ने इसका समर्थन किया और महात्मा गांधी ने मौका पाया और खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया, जिससे हिंदू और मुस्लिम यूनिटी बढ़ी रहे। लॉर्ड रीडिंग ने अप्रैल 1921 में गांधी जी से अपनी पहली मुलाकात के बारे में अपने बेटे को लिखा, मिस्टर गांधीज रिलीजियस एंड मोरल व्यूज आर आई बिलीव एडमायरेबल बट आई कन्फेस दैट आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिस ऑफ देम इन पॉलिटिक्स। मतलब राजनीति में गांधी जी के जो रिलीजियस और मोरल वैल्यूज हैं, जो बहुत ही एडमायरेबल हैं, वो जगह नहीं पाते हैं राजनीति। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ। इसमें किसानों की भीड़ ने चौरी चौरा जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां के पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसमैन मर गए थे। इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया और गांधी जी को भी मार्च 1922 में गिरफ्तार कर लिया गया था और राजद्रोह का आरोप लगाया गया। उनके मुकदमे को जज ब्रूमफील्ड ने सुना और 6 साल की कड़ी सजा सुनाई। मार्च 1923 में स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद, जो आज का प्रयागराज है, उसमें 1919 का जो अधिनियम था, उसके प्रोविंसेस में इलेक्शन के जरिए सरकार में रहकर इंडिपेंडेंस पाने के उद्देश्य से स्वराज पार्टी उन्होंने बनाई थी। गांधी जी और चित्तरंजन दास के बीच बढ़ते हुए डिफरेंसेस को बाद में खत्म किया गया गांधी दास पैक्ट के द्वारा, जो नवंबर 1924 में हुआ।
एक्चुअल में क्या था, गांधी जी फरवरी 1924 में हेल्थ ग्राउंड पर जेल से रिहा हो गए और नवंबर 1924 में गांधी जी, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दी। इसे ही गांधीदास पैक्ट कहा जाता है, गांधीदास समझौता कहा जाता है। इसमें उन्होंने कहा कि विधानसभाओं के भीतर स्वराज पार्टी को कांग्रेस के नाम और इसके अभिन्न अंग के रूप में कार्य करने का अधिकार है। 1924 में बेलगाम कर्नाटक का जो कांग्रेस अधिवेशन है, वो महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाला एकमात्र कांग्रेस सेशन था। बारडोली सत्याग्रह जून 1928 गुजरात में हुआ और यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वल्लभ भाई पटेल एक गांधीवादी थे और इसमें 22% लगान वृद्धि को घटाकर 6.03% कर दिया गया था। वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। बारडोली किसान संघर्ष के संदर्भ में गांधी जी ने कहा कि इस तरह का हर संघर्ष, हर कोशिश हमें स्वराज के करीब पहुंचा रही है और हम सबको स्वराज की मंजिल तक पहुंचाने में ये सीधे स्वराज के लिए संघर्ष से कहीं ज्यादा सहायक सिद्ध हो सकते हैं। गांधी जी के अनुयायियों में AN सिन्हा जो वकील थे, बृजकिशोर प्रसाद जो वकील थे, JB कृपलानी जो शिक्षक थे और राजेंद्र प्रसाद जो वकील थे, ये प्रमुख थे। साइमन कमीशन, जिसको इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भी कहा गया, ये 1927 में आया। इंग्लैंड के PM स्टैनले बॉल्डविन के समय भारत सरकार अधिनियम 1919 के कामकाज को रिव्यू करने के उद्देश्य से 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। साइमन कमीशन 4 फरवरी 1928 को भारत आया था और लॉर्ड बिरकेनहेड ने इसे मुख्य रूप से तैयार किया था। लाला लाजपत राय सहित अन्य नेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया और दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 2 बातें महत्वपूर्ण ली गईं। क्या क्या? एक तो जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया जो कि युवा पीढ़ी का नेतृत्व करते थे और पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की। 31 दिसंबर 1929 को जब नेहरू रिपोर्ट की समय सीमा समाप्त हो गई थी, जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के किनारे भारत की स्वतंत्रता का झंडा फहराया और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस भी मनाया गया जिसे गांधी जी का समर्थन मिला था। 1929 में देश के उत्तर पश्चिमी भाग में मतलब नॉर्थ वेस्ट पोर्शन में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने खुदाई खिदमतगार, जिसे भगवान के सेवक कहते हैं, नामक एक शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन का गठन किया जिसे रेड शर्ट के नाम रूप में भी जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 6 अप्रैल 1930 से 31 तक और फिर 1932 से 34 तक चला, उसके बारे में जानते हैं। इसे सिविल डिजोबीडियंस मूवमेंट भी कहते हैं। ये एक प्रकार का सत्याग्रह है। गांधी जी ने सरकार के समक्ष 11 डिमांड्स रखे थे और उन्हें एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए कहा था। ये मांगे थी, मुख्यतः मैं मांगे बता देता हूँ। सिविल सेवाओं तथा सेना के जो एक्सपेंडिचर है, खर्चे, उसे 50% तक की कमी और जो नशीली वस्तुएं हैं उनके सेल पर पूरी तरह रोक और CID पर सार्वजनिक नियंत्रण हो जाए या उसे खत्म कर दिया जाए और शस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए तथा भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए मतलब सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए और सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए। रक्षात्मक शुल्क लगाई जाए तथा विदेशी कपड़ों का आयात कंट्रोल हो जाए। लगान में 50% की कमी हो और नमक पर लगने वाला जो कर है वो समाप्त कर दिया जाए और नमक पर सरकारी एकाधिकार को भी खत्म किया जाए। लॉर्ड इरविन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तब गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। ब्रिटिश सरकार ने साल्ट पर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया था और केवल सरकारी विभाग को ही नमक के प्रोडक्शन पर एकाधिकार दे दिया, जिसकी वजह से लोगों ने इसका विरोध किया और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक से ही शुरू की। ठीक है, तो दांडी यात्रा जिस दिन खत्म हुई मतलब 6 अप्रैल 1930 को, उसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती स्थित अपने आश्रम से 78 लोगों के साथ चले और 24 दिनों में 240 किलोमीटर की पदयात्रा 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर पूरी की और वहां समुद्र के किनारे एक मुट्ठी नमक उठाकर सॉल्ट लॉ मतलब नमक कानून तोड़ा। तंजावुर तमिलनाडु के तट पर सी राजगोपालाचारी ने त्रिजनापल्ली से वेदारण्यम तक की नमक यात्रा की। मालाबार में के कलप्पन, जिसे केरल गांधी भी कहा जाता है, उन्होंने कालीकट से पोयानूर तक नमक यात्रा की। असम में सत्याग्रहियों का एक दल सिलहट से बंगाल के नोवाखाली समुद्र तट पर नमक बनाने पहुंचा। आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में नमक सत्याग्रह के लिए शिविरम की स्थापना की गई। नमक कानून तोड़ने के अपराध में जवाहरलाल नेहरू को 14 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। नोआखाली काल में प्यारेलाल जो थे वो महात्मा गांधी के सेक्रेटरी थे और गांधी जी के दांडी मार्च में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा की थी। उनकी जो बहन है डॉक्टर सुशीला नैयर, वो गांधी जी की पर्सनल फिजिशियन थी, व्यक्तिगत चिकित्सक थी।
बिहार में चंपारण और सारण पहले 2 जिले थे जहां नमक सत्याग्रह चला था। चूंकि बिहार में बड़े पैमाने पर नमक उत्पादन व्यावहारिक नहीं था, तो इसलिए यह एकमात्र सांकेतिक था। पटना में नमक बनाने के लिए नखास तालाब को चुना गया था और अंबिका कांत सिन्हा के नेतृत्व में नमक कानून तोड़ा गया था। यहाँ चौकीदार टैक्स के विरोध में तथा चौकीदारों और चौकीदारी पंचायत के प्रभावशाली सदस्यों के इस्तीफे की मांग को लेकर तेज आंदोलन चलाया गया। चौकीदार सरकार के लिए जासूसी का काम करते थे, इसलिए इनके विरुद्ध जनता के मन में घृणा की भावना थी। भागलपुर, सारण एवं मुंगेर जिलों में जंगल से पेड़ काटने एवं वनोत्पादों को एकत्रित करने पर बैन था, तो इसलिए आंदोलन के दौरान इन सभी रूल्स का वायलेशन किया गया लोगों के द्वारा। यूपी में लगान अदा न करने का अभियान चलाया गया तथा जमींदारों से सरकार को राजस्व न देने के लिए कहा गया। किसानों से भी जमींदारों को लगान अदा न करने का आग्रह किया गया। चूंकि अधिकांश जमींदार ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार थे, किसानों का लगान विरोधी आंदोलन ही विरोध प्रदर्शन का प्रमुख मुद्दा रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की वजह से गांधी जी को वर्ष 1930 में बंदी बनाकर येरावड़ा जेल, जो कि पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां भेज दिया गया। गांधी जी ने येरावड़ा जेल को मंदिर कहा। इस बीच एक 18 अप्रैल 1930 को घटना हुई। चित्तगोंग, बांग्लादेश, जिसको चटगांव भी कहते हैं, सूर्य सेन के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने 2 सरकारी आर्मरी पर मतलब शस्त्रागार पर धावा बोल दिया और प्रांतीय सरकार की स्थापना की घोषणा कर दी। अब गोलमेज सम्मेलन के बारे में बात करते हैं। साइमन रिपोर्ट की इनएडिक्वेसी के रिस्पॉन्स में ब्रिटेन की जो लेबर सरकार थी, उन्होंने 1929 में रामसे मैकडोनाल्ड के सत्ता में आने के बाद लंदन में गोलमेज सम्मेलनों की सीरीज को आयोजित करने का निर्णय लिया। ब्रिटिश सरकार ने 12 नवंबर 1930 को लंदन में फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन मतलब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई, लेकिन इसमें भारत के एमिनेंट पॉलिटिकल लीडर्स तब के नहीं थे, जैसे कि गांधी वगैरह नहीं थे। अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना, सर तेज बहादुर सप्रू, सर मोहम्मद जफरुल्ला खां, वीएस श्रीनिवास शास्त्री, केटी पॉल और मीराबेन ये प्रमुख पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी को 26 जनवरी 1931 को जेल से रिहा किया गया और 5 मार्च 1931 को तेज बहादुर सप्रू और एमआर जयकर के एफर्ट से गांधी और इरविन के बीच दिल्ली में टॉक शुरू हुआ और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, वह साइन हुआ। सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को 2 महात्मा, द 2 महात्मा कह दिया। इसमें मेन प्रोविजंस क्या थे? इसमें कहा गया कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को इनविटेशन दिया जाएगा भाग लेने के लिए और हिंसा के आरोपी राजनीतिक बंदियों को छोड़कर बाकी को रिहा करना है और विदाउट सॉल्ट टैक्स नमक बनाने की अनुमति दी जाए और सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जितने भी अध्यादेश जारी किए गए उनको वापस ले लिया जाए। इरविन के जो बायोग्राफर हैं जिन्होंने उनकी जीवनी लिखी है, एलन कैम्पबेल जॉनसन, उन्होंने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार मतलब कंसोलेशन प्राइजेस की संज्ञा दे दी और इसे एकमात्र सरेंडर कहा इरविन का। कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो 29 मार्च 1931 को हुआ, वह गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति देने के लिए ही आयोजित हुआ था। वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे और इससे कुछ दिन पहले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। इसकी वजह से गांधी जी के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए, उन्हें काले झंडे दिखाए गए क्योंकि गांधी जी से लोगों की अपेक्षा थी कि वे जो है गांधी इरविन पैक्ट पर साइन नहीं करेंगे जब तक कि भगत सिंह वगैरह को रिहा न किया जाए। अनेक भारतीय गांधी जी से नाराज थे और पंजाब नौजवान सभा ने भगत सिंह एवं साथियों को फांसी की सजा से न बचा पाने के लिए गांधी जी की आलोचना भी की। कांग्रेस ने इस अधिवेशन में फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम्स और पूर्ण स्वराज की बात की थी। 14 अगस्त 1931 को बंबई में महात्मा गांधी से वार्ता के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते। सितंबर से दिसंबर 1931 तक लंदन में सेकंड गोलमेज सम्मेलन मतलब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें गांधी जी ने भाग लिया। तब अंबेडकर ने कहा कि कांग्रेस जो है लोअर कास्ट को रिप्रेजेंट नहीं करती है। गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का और सरोजिनी नायडू ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व इस गोलमेज सम्मेलन में किया था। इस सम्मेलन में गांधी जी के राजपुताना नामक जहाज में महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला और मीराबेन भी साथ थे। मोहम्मद इकबाल, मैसूर के सर मिर्जा इस्माइल दीवान, एस.के. दत्ता और सर सैयद अली इमाम ने भी गोलमेज सम्मेलन जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन उसमें भाग लिया था। विंस्टन चर्चिल ने तब गांधी जी को कह दिया था नेकेड सेडिशियस फकीर। यह सम्मेलन अनिर्णायक रहा
और इसलिए गांधी जी जब भारत लौटे तो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से शुरू कर दिया। ब्रिटिश ने कहा कि गांधी जी को कोई जन आंदोलन शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और कांग्रेस की सद्भावना जरूरी नहीं है। अपनी पुस्तक इंडियन स्ट्रगल में जो 1934 में प्रकाशित हुई, सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के रोल को लेकर लिखा कि यदि महात्मा गांधी तानाशाह स्टालिन मुसोलिनी या हिटलर जॉन बुल की भाषा में बोलते तो उन्हें सुना और समझा जाता और उनके सम्मान में सिर झुकाए जाते। सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ किए जाने की घोषणा के बाद ही भारत के नए वाइसराय जो विलिंगटन थे उन्होंने 31 दिसंबर 1931 को गांधी जी से मिलने से इनकार कर दिया। 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। अप्रैल 1934 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने का डिसीजन ले लिया और यह आंदोलन ज्यादा लंबे समय तक इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि गांधी जी और अन्य नेता जन प्रतिक्रिया को संगठित करने में पर्याप्त समय नहीं दे पाए और जनता का असंगठित और अपरिपक्व होना भी इसका मुख्य कारण था। इस बीच एक रैमसे मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड मतलब रैमसे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक निर्णय जो 16 अगस्त 1932 का इवेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसको ध्यान दीजिए। ब्रिटिश पीएम जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे उन्होंने भारतीय मताधिकार समिति जिसे लोथियन समिति भी कहा जाता है उसके आधार पर सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दलित वर्गों के लिए 78 सीटें रिजर्व की जाएंगी और माइनॉरिटीज मतलब अल्पसंख्यकों के लिए सेपरेट इलेक्ट्रेट होगी। तो इस तरह से दलित वर्ग और अल्पसंख्यक दोनों के लिए सेपरेट इलेक्ट्रेट और सीट्स जो है उन्होंने रिजर्व कर दी। और यह फूट डालो और राज्य करो जो डिवाइड और रूल पॉलिसी थी अंग्रेजों की, उसी की नीति का एक हिस्सा था। इसके बाद पूना पैक्ट होता है, पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को। गांधी जी ने अंग्रेजों के सांप्रदायिक निर्णय जो अभी मैंने आपको बताया सांप्रदायिक निर्णय उसकी नीति का विरोध किया क्योंकि उन्हें लगा कि यह हिंदू समाज को बांट देगा। गांधी जी की डिमांड थी कि दलित वर्ग के प्रतिनिधियों का निर्वाचन आत्मनिर्वाचन मंडल के माध्यम से वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए और अपनी डिमांड्स को एक्सेप्ट करने के लिए 20 सितंबर 1932 से गांधी जी आमरण अनशन में बैठ गए। 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर और अन्य हिंदू नेताओं के एफर्ट से सवर्ण हिंदुओं और दलितों के बीच अंततः समझौता हुआ और इसे ही पूना समझौता या पूना पैक्ट कहा जाता है। इसके अनुसार दलित वर्ग के लिए सेपरेट इलेक्ट्रेट समाप्त कर दिया गया और एग्जीक्यूटिव असेंबली में उनके सीट्स हिंदुओं के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए। प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 147 सीटें अलॉकेट की गईं, जबकि कम्युनल अवार्ड जो था आपका सांप्रदायिक पंचायत उसमें तो केवल 71 सीटें देने की ही बात की गई थी। जेल में ही रहकर गांधी जी ने सितंबर 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किया और फरवरी 1933 में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान से सुनेंगे। फरवरी 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं हिस्ट्री पे जो और भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स और सीरीज लेकर आऊंगा उनका रेगुलर अपडेट्स आप देख सकें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों से शेयर करें। जेल से निकलने के बाद गांधी जी सत्याग्रह आश्रम वर्धा आ गए थे क्योंकि 1930 में ही उन्होंने साबरमती आश्रम छोड़ दिया था और कहा था कि स्वराज मिलने के बाद ही वे साबरमती आश्रम अहमदाबाद में लौटेंगे। 7 नवंबर 1933 को वर्धा से गांधी जी ने अपनी हरिजन यात्रा जो नवंबर 1933 से जुलाई 1934 तक चली 20,000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने कंप्लीट की। इस यात्रा के दौरान गांधी जी ने खुद के द्वारा स्थापित संगठन हरिजन सेवक संघ के लिए फंड भी कलेक्ट किया था। इसका उद्देश्य था अनटचेबिलिटी को रिमूव करना, अनटचेबिलिटी समाप्त करना। उन्होंने कांग्रेसियों से रिक्वेस्ट भी किया कि गांव में हरिजनों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उत्थान का काम करें। दलितों को गांधी जी ने सर्वप्रथम हरिजन कहा। अब तीसरा गोलमेज सम्मेलन, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में हुआ, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने और गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। चौधरी रहमत अली जो है उसमें उन्होंने भाग लिया और मुसलमानों के लिए विशेष रूप से भारत से बनाई गई नई जमीन, नई टेरिटरी पाकिस्तान का प्रस्ताव रख दिया था। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले मुस्लिम नेता मोहम्मद अली, आगा खान, फजलुल हक और जिन्ना थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था तो डॉक्टर BR अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने भाग लिया था।
तीनों गोल में सम्मेलनों के आधार पर मार्च 1933 में एक व्हाइट पेपर मतलब श्वेत पत्र बनाया गया। उसमें रिकमेंडेशंस लिखी गई और इस पे बाद में संसद पे बहस भी हुई और भारत के लिए एक नया एक्ट बनाने के लिए संयुक्त चयन समिति का गठन किया गया। इस चयन समिति ने फरवरी 1935 में एक ड्राफ्ट बिल पेश किया जो कि जुलाई 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के रूप में लागू किया गया। भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे और 1934 में ही गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और फिर वे कभी कांग्रेस के फॉर्मल सदस्य नहीं बने। गांधी जी ने कहा था कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है। गांधी जी कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते। गांधी जी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के कारण देसी वस्तुओं के उत्पादन तथा बिक्री को काफी प्रोत्साहन मिला। त्रावणकोर जो केरला में है वहां अनटचेबिलिटी के विरोध में वाईकॉम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह आंदोलन 1924-25 में टी.के. माधवन, पेरियार, ई.वी. रामास्वामी, के.पी. केशव मेनन और के केलप्पन जिसको केरला गांधी भी कहते हैं उनके लीडरशिप में शुरू किया गया। इसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया लेकिन यह गांधीवादी आंदोलन है। 1938 में विठल नगर हरिपुरा जो बारदोली गुजरात में पड़ता है वहां अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे और इसमें सुभाष चंद्र बोस ने एक प्रस्ताव पारित किया कि ब्रिटेन को भारत को स्वतंत्र करने हेतु 6 महीने का समय देना चाहिए और इसका अगर पालन ब्रिटेन नहीं करता है तो ब्रिटेन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया गया। पर गांधी जी इस बात से सहमत नहीं थे। गांधी जी का जो टेक्निक था अहिंसा और सत्याग्रह टेक्निक उसको सुभाष चंद्र बोस ने नहीं माना और इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच स्वतंत्रता प्राप्ति के तरीके को लेकर खाई पैदा हो गई और यह खाई तब बढ़ गई जब सुभाष चंद्र बोस ने नेशनल प्लानिंग कमेटी के गठन के जरिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के आधार पर भारत के विकास के लिए प्लान बनाने की बात की। यह गांधी जी की नीति के विरुद्ध था। गांधी जी की नीति थी चरखा नीति, इसके विरुद्ध था। फिर कांग्रेस क्राइसिस हुआ। त्रिपुरी का जो अधिवेशन हुआ, त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, वह अधिवेशन 1939 में हुआ। त्रिपुरी कांग्रेस सत्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में एक संकट की घड़ी थी। पूरा लेफ्ट विंग मतलब वामपंथ चुनाव में सीतारमैया के विरुद्ध, सीतारमैया गांधी जी के कैंडिडेट थे, गांधी जी ने प्रपोज किया था उनका नाम इस अधिवेशन में प्रेसिडेंट चुने जाने के लिए। इसमें सुभाष चंद्र बोस के साथ था पूरा लेफ्ट विंग और सीतारमैया के विरुद्ध था। तो मौलाना आजाद ने अपना नाम वापस ले लिया था और गांधी जी ने सीतारमैया को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था। 29 जनवरी 1939 को सुभाष चंद्र बोस दोबारा चुने गए। वर्ष 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देना पड़ा सुभाष चंद्र बोस को क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने देखा कि गांधी जी का समर्थन उन्हें प्राप्त नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने वामपंथी विचारधारा पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और इनकी जो रेजिग्नेशन है, त्यागपत्र है, इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद हुए जिन्होंने इस अधिवेशन के अध्यक्षता की, त्रिपुरी अध्यक्ष। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम आता है। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और इस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और ब्रिटेन के एक उपनिवेश होने के नाते भारत को युद्ध में न चाहते हुए भी शामिल होना पड़ा। इस बीच राजकोट का सत्याग्रह 1939 का है जो इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं कि गुजरात में राजकोट रियासत के राजा धर्मेंद्र सिंह के राज में टैक्स बढ़ा दिए गए थे और सारी चीजें बहुत महंगी हो गई थी। इसके विरुद्ध कस्तूरबा गांधी ने राजकोट सत्याग्रह शुरू किया जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी मणिबेन पटेल ने भी इस सत्याग्रह में भाग लिया। इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया तो गांधी जी खुद इस सत्याग्रह से जुड़ गए और 3 मार्च 1939 को राजकोट सत्याग्रह में गांधी जी अनशन पर बैठ गए। पूरे देश में हड़ताल शुरू हो गई और 7 मार्च को महात्मा गांधी के 4 दिनों की अनशन के बाद वायसराय की मध्यस्थता से सत्याग्रहियों के पक्ष में निर्णय देकर गांधी जी ने अनशन तोड़ा और राजकोट के शासक समझौते पर राजी हुए। गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा ही मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। 20 जून 1940 को सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी से कहा कि उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की खराब स्थिति का फायदा उठाते हुए सुअवसर पाकर स्वतंत्रता आंदोलन तेज कर देना चाहिए, पर गांधी जी इस बात पर सहमत नहीं हुए। इसके बाद अगस्त प्रस्ताव 1940 का है, उसको देख लें। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की सफलता और बेल्जियम, हॉलैंड एवं फ्रांस के पतन के बाद ब्रिटेन की स्थिति बहुत नाजुक हो गई थी।
फिर ब्रिटेन ने समझौतावादी नीति अपनाते हुए युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिलिथगो ने एक घोषणा की, जिसे अगस्त प्रस्ताव के रूप में भी जाना जाता है। इसके मेन प्रोविजंस थे भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस, युद्ध सलाहकार परिषद में भारतीयों को भी रखना, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार, युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन जिसमें भारतीय अपने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक धारणाओं के अनुरूप संविधान का निर्माण कर सकेंगे, और अल्पसंख्यकों को भी यानी मिनॉरिटीज को भी आश्वस्त कर दिया गया कि सरकार ऐसी किसी संस्था को शासन नहीं सौंपेगी जिसके विरुद्ध सशक्त मत हो। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। नेहरू जी ने कहा कि डोमिनियन स्टेटस का मुद्दा पहले ही अप्रासंगिक हो चुका है। गांधी जी ने घोषणा की कि अगस्त प्रस्तावों के रूप में सरकार ने जो घोषणाएं की हैं उनसे राष्ट्रवादियों तथा उपनिवेशी सरकार के बीच खाई और चौड़ी होगी। मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव में अल्पसंख्यकों के बारे में दिए गए आश्वासन का तो स्वागत किया, पर पाकिस्तान की जो डिमांड थी वो स्पष्ट रूप से स्वीकार न किए जाने के कारण इसे अस्वीकार कर दिया। लीग ने कहा कि भारत का विभाजन ही एकमात्र उपाय है। अगस्त प्रस्ताव के बाद सरकार ने कहा कि जब तक मुस्लिम नेताओं के साथ कांग्रेस किसी तरह के समझौते को फाइनलाइज नहीं करती है तब तक भारत में किसी प्रकार का संवैधानिक सुधार नहीं हो सकता है। सरकार एक के बाद एक ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश जारी करके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सभा करने, संगठन बनाने का अधिकार जैसे अधिकार छीनती चली जा रही थी। इसके बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में शुरू किया गया। 1940 में कांग्रेस ने एक बार फिर गांधी जी से कमान संभालने को कहा और गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि हर इलाके में कुछ चुने हुए लोग ही व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई और विनोबा भावे पहले तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। सर्वोदय शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया था और विनोबा भावे ने गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। इसके बाद क्रिप्स मिशन 1942 का है। अगस्त प्रस्ताव की विफलता के बाद विंस्टन चर्चिल जो पीएम थे ब्रिटिश सरकार के, उन्होंने क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा। मार्च 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय नेताओं का सपोर्ट पाने के लिए भारत आए और भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की फिर से बात की। कांग्रेस ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया क्योंकि वह एक स्वतंत्र जिम्मेदार सरकार चाहती थी, वो कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहती थी। इसमें रक्षा और सुरक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों और संवैधानिक प्रमुख की भूमिका सहित पूर्ण शक्तियां भी चाहती थी। प्रांतों के अलग यूनियन बनाने के अधिकार के खिलाफ थी कांग्रेस। गांधी जी ने इन प्रस्तावों को कहा कि ये विफल बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक है। गांधी जी ने इन प्रस्तावों को विफल बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक करार दिया। भारत छोड़ो आंदोलन इसके बाद शुरू होता है 1942 को। क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं। क्रिप्स मिशन के फेल हो जाने पर वर्धा में 14 जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस की समिति की बैठक, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की थी। इसमें महात्मा गांधी सहित अन्य नेताओं ने भाग लिया और भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पारित किया। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सेशन में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च किया तथा गोवालिया टैंक मैदान, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है, वहां डू और डाई मतलब करो या मरो का नारा दिया गांधी जी ने। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहे जाने वाली अरुणा असफ अली ने भारतीय ध्वज भी फहराया इस वक्त, और इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहरली, जो मुंबई के मेयर, समाजवादी और ट्रेड यूनियनवादी भी थे, उन्हीं के द्वारा भारत छोड़ो का नारा गढ़ा गया था और यह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने साइमन गो बैक का नारा भी गढ़ा था। 2 अक्टूबर 1943 को गांधी जी के बर्थडे पर बैंकॉक थाईलैंड से अपने प्रसारण में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत के प्रति महात्मा गांधी द्वारा दी गई सेवाएं एवं बलिदान अद्वितीय और अतुलनीय हैं, जिसके लिए उनका नाम हमारे राष्ट्रीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा। गांधी जी ने बोस के लिए लिखा कि देश के प्रति आपका प्रेम और आजादी की प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय अदम्य एवं विलक्षण है। आपकी सजगता पारदर्शी है। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। महात्मा गांधी को इस तरह सबसे पहले फादर ऑफ द नेशन राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। कैबिनेट मिशन योजना 1946। 26 जुलाई 1935 को ब्रिटिश के क्लेमेंट इटली की सरकार ने भारत सचिव लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस को 19 फरवरी 1946 को भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए कैबिनेट मिशन को दिल्ली भेजने को कहा। यह 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया और मौलाना अबुल कलाम आजाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे और अन्य 2 सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स जो अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, और एवी अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री भी थे। कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था का सुझाव दिया, प्रांतों के छोटे अथवा बड़े गुट बनाने के अधिकार की पुष्टि की तथा प्रांतों को ABC 3 श्रेणियों में बांटा। 16 मई 1946 के कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रस्ताव निम्नलिखित हैं। कौन कौन देख लीजिए। भारत की एकता बनाई रखी जाए, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें भी शामिल होंगी, संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा हो, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को रीऑर्गेनाइज करके अंतिम सरकार के गठन का सुझाव दिया गया इस कैबिनेट मिशन योजना में। कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधी जी पूरी तरह से थे और उन्होंने कहा कि यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी जिसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। वर्ष 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था तथा वे फिर कांग्रेस के सदस्य नहीं बने, पर राजनीतिक परिदृश्यों पर उनका शक्तिशाली मार्गदर्शी प्रभाव रहा। यूनाइटेड किंगडम के पीएम क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को पूर्णतः आजादी देगी। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ और माउंटबेटन ने गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी तथा कहा जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे वह काम गांधी जी ने कर दिखाया। गांधी जी का जो लास्ट फास्ट था वो दिल्ली में 13 जनवरी 1948 को हुआ, जो कल्चरल और मोरल सेंसिबिलिटी के लिए रखा गया था। 30 जनवरी 1948 की शाम को नई दिल्ली स्थित बिरला भवन में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। उनकी मृत्यु पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, हमारे चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे हमारे बीच नहीं रहे। दिल्ली के राजघाट में गांधी जी की समाधि बनाई गई। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं गांधी जी के जो एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ग्रीन पैम्पलेट जो 15 अगस्त 1896 को राजकोट से प्रकाशित किया गया। हिंद स्वराज जो 1909 में गुजराती भाषा में लिखा गया, और माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है 1925 से 1929 के बीच प्रकाशित हुई। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका उन्होंने जेल में 1923 से 24 के बीच लिखी, और इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स 15 अगस्त 1947 को इसका पहला एडिशन प्रकाशित हुआ। कुछ वीकली न्यूज़पेपर्स हैं जिनका इंग्लिश एडिशन पहले प्रकाशित हुआ। इंडियन ओपिनियन 1903 जिसका पब्लिकेशन ऑफिस फिनिक्स साउथ अफ्रीका में था, फर्स्ट एडिटर इसके मनसुखलाल नजर थे। हरिजन जो 11 फरवरी 1933 को फर्स्ट इशू इसका पूना से शुरू हुआ। यंग इंडिया जो 1919 में शुरू हुआ। नवजीवन जो पहला गुजराती न्यूज़पेपर था 7 सितंबर 1919 को शुरू हुआ। कुछ पर्सनैलिटीज जो गांधी जी से जुड़े थे और उनसे संबंधित क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, जैसे कि जमनालाल बजाज जिनका जन्म जयपुर में हुआ, वो कपड़ा व्यापारी, बैंकर और कांग्रेसी सामाजिक कार्यकर्ता और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी भी थे। वे वर्ष 1915 में गांधी जी के संपर्क में आए तथा जीवन भर उनके अनुयायी। 30 वर्ष की अवस्था में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उन्होंने भाग लिया और राय बहादुर की उपाधि भी त्याग दी। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी रहे और गांधी सेवा संघ के संस्थापक थे। 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तथा पुनः वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भाग लेने के लिए उन्हें जेल भेज दिया गया था। इसके बाद है चार्ल्स एंड्रयूज जिन्हें गांधी जी ने दीन बंधु की संज्ञा दी और दीन बंधु एंड्रयूज के नाम से भी जाना जाता है। सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दिल्ली में वो प्रिंसिपल थे। वे दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फार्म में गांधी जी के साथ रहे थे। गांधी जी ने गरीबों के प्रति इनकी चिंता को देखते हुए इन्हें दीन बंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे थे और गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे गांधी जी के साथ एक सहयोगी के रूप में लंदन भी गए थे। महादेव देसाई को प्लेटो टू गांधी सोक्रेट्स भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।